मेरे प्रिय सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो हमेशा की तरह मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी की वर्कशीट लेकर। आज की हमारी जो वर्कशीट है उस पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। चित्र में आप साइड में फटे जूते का चित्र देख रहे होंगे। आज का ये जो चित्र है जो जूते का दिखाया गया है, इसी पर पूरा गद्यांश टिका हुआ है। बात इसी जूते से शुरू होती है और ये जूता है हमारे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का। तो हमारी वर्कशीट 37 है, तिथि 28/9/2020 है, कक्षा आपकी 9 है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक का नाम लिखना है। तो हम शुरू करते हैं पाठ को बिना किसी समय को ख़राब करते हुए। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो जूता है, हम कहते हैं कि जूते से आदमी की पहचान होती है, लेकिन लेखक बताना चाहता है कि जूते से आदमी की पहचान नहीं होती। आदमी की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसके आचरण से होती है। तो आज का हमारा जो गद्यांश है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। महत्वपूर्ण है पाठ को समझना, महत्वपूर्ण है साहित्य को समझना, महत्वपूर्ण है जो लिखा गया है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप भी दे सकते हैं अगर आप अर्थ को समझ लेते हैं, गद्यांश को समझ लेते हैं, पाठ को समझ लेते हैं। फिर भी मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सभी समाधान को लेकर इस वर्कशीट में। तो आज का जो हमारा पाठ है वो व्यंग्य विधा है। व्यंग्य विधा में लिखा गया है। व्यंग्य का मतलब हंसी मजाक में कही बात लेकिन उसका अर्थ गहरा हो, इसी को व्यंग्य विधा कहा गया है। इंग्लिश में इसे हम सैटायर कहते हैं। पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था आपको। तो इस गद्यांश को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस पाठ में जूते का चित्र आप देख ही रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जूता है इस पाठ में, जो प्रेमचंद जी के जूते के रूप में दिख रहा है। तो इस पाठ में दिखावे की संस्कृति और अवसरवादिता जो आज का प्रचलन में है, आज के ज़माने में है, लोग भाई को धोखा दे देते हैं अपने कुछ फ़ायदे के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। तो लेखक कहते हैं अगर फ़ोटो ही खिंचाना है तो जूते तो कम से कम अच्छे पहन लेते। अगर जूते नहीं थे तो मत खिंचाते फ़ोटो, तो इससे क्या बिगड़ जाता आपका। शायद पत्नी का आग्रह रहा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। हाँ, ये भी होता है कि पत्नी की बात तो मना करना बहुत ख़तरनाक होता है, वरना वो कुछ भी कर सकती है। तो हो सकता है पत्नी ने उनकी आग्रह किया हो, रिक्वेस्ट की हो, तब उन्होंने फ़ोटो खिंचा लिया होगा, कहा हो चल भाई खिंचवा लेता हूँ। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते ना हों। ये लेखक कह रहा है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़ोटो आदमी खिंचवाने जा रहा है और उसके पास जूते तक नहीं है। ये लेखक को ट्रेजेडी लगती है। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। कि लेखक रोना चाहता है उनके फ़ोटो को देखते हुए कि इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, लेखक है, कहानीकार है, उपन्यास सम्राट है, लेकिन उसके पास फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रेमचंद जी की आंखों की तरफ देखता है तो वो रोना नहीं चाहता, या वो रोना चाहता है तो उनकी दर्द भरी आंखें उन्हें रोक देती हैं, जिनके अंदर एक व्यंग्य है, एक उपहास है, एक हंसी है जो दूसरों के ऊपर हंस रही है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब लेखक यहाँ गुस्से में है, एक तरह से शिकायत कर रहा है कि तुम फ़ोटो को तो महत्व ही नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो कम से कम मांग कर फ़ोटो ही खिंचा लेते। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं।
अब लेखक लगातार प्रेमचंद के फ़ोटो देखते हुए कह रहा है कि लोग तो कोर्ट मांगकर अपना शादी ब्याह तक कर लेते हैं, बारात निकालने के लिए किराए की मोटर यानी कार तक ले लेते हैं, और फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। जो हमारी आज की पाश्चात्य संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें ये हकीकत है, लेखक ने सच लिखा है कि लोग दिखावे के लिए दूसरों की बीवियां तक किराए पर मांग के ले जाते हैं ताकि फ़ोटो खिंचा सकें, अपनी दुनिया में दिखावा कर सकें। तुमसे जूते ही नहीं मांगते बनते, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। अब कहते हैं कि तुमने जूते नहीं मांगे गए, लोग पता नहीं क्या क्या मांग मांग के अपने काम चलाते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सब गुण है ही नहीं जो गुण को दुनिया समझती है, मानती है, लेकिन तुम बिल्कुल उन गुणों से रहित हो जिनमें दिखावा है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। मतलब लोगों की अगर आप देखें हकीकत, आप भी, मैं भी, या और तमाम अन्य लोग भी सादगी पसंद नहीं करते। फ़ोटो खिंचवाने से पहले हम सेंट वेंट छिड़कते हैं, ऐसा लगता है जैसे फ़ोटो में खुशबू आ जाएगी। क्या कभी ऐसा होता है? तो हम दिखावे और अवसरवादिता की संस्कृति के पीछे इतने पागल हैं कि हमने नैतिक पतन अपना कर लिया है। अपनी सादगी, अपनी सच्चाई, अपना सरल आचरण, अपना जीने का सरल तरीका, ये सब हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इसी की बात लेखक हरिशंकर परसाई इस गद्यांश में कर रहा है और प्रेमचंद जी से शिकायत भी कर रहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, तुम दिखावा नहीं करते, तुम सीधे सरल व्यक्ति हो। इसीलिए शायद तुम्हारे चेहरे पर इतना बड़ा दुख तो नहीं है, लेकिन आँखों में एक व्यंग्य है, एक टोन है, एक ताना है जिसको लेखक देख रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का मकसद, इस गद्यांश का मकसद इतना ही है कि हम दिखावे की संस्कृति के पीछे पागल हो गए हैं। हमें अपनी नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने सादे सरल व्यक्तित्व का ध्यान रखना चाहिए। हमारा सही देश का निर्माण, हमारा निर्माण तभी होगा जब हम सही और सीधे रास्ते पर चलेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, किसी का अवसर नहीं उठाएंगे, यानी कि अपनी ईमानदारी और मेहनत और सच्चाई की राह पर चलेंगे, दिखावे जैसी चीज़ों को दूर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश आपको समझ आ गया होगा और इसी के साथ हम चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं क्या प्रश्न है और क्या उनके उत्तर हैं इस वर्कशीट में। आइए चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हैं? तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। इसका उत्तर हमारा ये है कि प्रेमचंद एक सादे, सरल तथा आडंबरहीन व्यक्ति थे। उनके इसी व्यक्तित्व के कारण लेखक को लगा कि वे फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हैं। प्रेमचंद वैसे भी भीतर बाहर एक समान हैं। मतलब प्रेमचंद सरल और सादे व्यक्ति हैं, भेदभाव नहीं रखते, दिखावा नहीं करते, ना किसी जनता की तरह मांगे का कोट पहनते हैं, ना जूते पहनते हैं। वो जैसे हैं वैसे हैं, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? तो प्रेमचंद की आंखों में लेखक को जो दिखाई देता है वो हमारा उत्तर है कि लेखक को प्रेमचंद की आंखों में तीखा, दर्द भरा व्यंग्य दिखाई देता है। प्रेमचंद उन जैसे सभी पर हंस रहे हैं जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। प्रेमचंद जी ने कितनी मजबूरी में फ़ोटो खिंचाया होगा। तो स्क्रीन पर आपका उत्तर है कि उनकी आंखों में तीखा, दर्द भरा व्यंग्य लेखक को दिखाई देता है और प्रेमचंद की आंखें उन सभी पर हंस रही हैं जो अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, दिखावा, अवसरवादिता, इस तरह की चीज़ें। लेकिन प्रेमचंद को कितनी मजबूरी में ये फ़ोटो खिंचाना पड़ा होगा, किस हालात में खिंचाना पड़ा होगा, ये लेखक महसूस कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर है,
जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वे फ़ोटो कैसे खिंचाते हैं? फ़ोटो खिंचाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? बड़ा सरल सा प्रश्न है, उत्तर भी बहुत सरल ही है, आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए, एक आइडिया के आधार के लिए मैंने यहाँ उत्तर दे दिया है। जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट आदि भी मांग लेते हैं और फ़ोटो खिंचाने से पहले 100 बार शीशे में चेहरा देखते हैं। तो यहाँ सरल सा उत्तर है कि लोग फ़ोटो खिंचाने से पहले क्या क्या तैयारियाँ करते हैं। आप जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सेंट, इत्र खरीदते हैं, तमाम तरह की तैयारी करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे से मांग कर काम चलाते हैं, क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है। तो यहाँ आप अपनी समझ से भी उत्तर लिख सकते हैं कि आप तैयारी क्या क्या करते हैं फ़ोटो खिंचाने से पहले। तो आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? उत्तर हमारा है, फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचाने को ट्रेजेडी मान रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के पास अच्छे जूते ही ना हों या फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते ही ना हों? तो यहाँ लेखक जिस ट्रेजेडी की बात कर रहा है वो यही है कि प्रेमचंद जी जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं उसमें फटा हुआ जूता है, और उनके लिए ट्रेजेडी की बात ये है कि कम से कम फ़ोटो खिंचाते समय तो उनके पास जूता होना चाहिए। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके पास जूता नहीं है? तो यहाँ लेखक ट्रेजेडी मान रहा है, चिंता व्यक्त कर रहा है। तो आइए बढ़ते हैं हम पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर है। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावेपन को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है? तो इसका उत्तर है हाँ, आज भी समाज में दिखावापन और खोखलापन जारी है। आज के समाज में दिखावापन और खोखलेपन का प्रचलन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आज के समय में हम दिखावे के लिए कुछ भी कर डालते हैं। अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए, अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए हम झूठ तक बोलते हैं, चोरी तक कर लेते हैं, कर्जा तक ले लेते हैं। और आज के समाज में हमारा ये दिखावा लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप भी देखते हैं, बाहर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, आप एक दूसरे के दोस्त के जूते, कपड़े, कोट, पैंट ये सब मांग के पहन के जाते हैं। ये आप जानते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे, आप संतुष्ट भी हुए होंगे। तो कोशिश कीजिए, मैंने आपको एक आइडिया दिया है यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने का। आप गद्यांश को पढ़िए, समझिए और लिखने का अपने शब्दों में प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, मेरे समाधान समझ में आ गए होंगे, आप संतुष्ट होंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं।